नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले ईरान की खबर के साथ यहां पर लौटेंगे क्योंकि यहां पर 25% का टैरिफ ऑल कंट्रीज़ जो यहां पर ईरान के साथ कारोबार करेंगी उनके ऊपर लगाया गया है इमीडिएट इफेक्ट से। हमारे साथ KRBL के हेड बल्क एक्सपोर्ट्स अक्षय गुप्ता है। अक्षय नमस्कार। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जहां तक बासमती राइस का एक्सपोर्ट्स होता है भारत के लिए ईरान। क्या मायने हैं 25% एज अ टैरिफ के? 25% टैरिफ फ्रॉम द यूएस एक एडिशनल अनसर्टिनिटी क्रिएट करता है फॉर द बासमती इंडस्ट्री, बट ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ईरान। जो ईरान के अंदर हो रहा है, जो राइट्स हो रहे हैं, जो टर्मोइल हो रहा है ईरान में, दैट इज अ बिगर कंसर्न फॉर द बासमती इंडस्ट्री बिकॉज द इंटायर पेमेंट चैनल, द वॉल्यूम्स, द शिपमेंट्स हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। लास्ट 15-20 दिन से कोई शिपमेंट्स नहीं हो रही है और जो पेमेंट्स आ रही थी वो सब रुक गई है। तो ईरान की हालात ज्यादा प्रॉब्लम है रादर देन जो यूएस ने टैरिफ लगाया है। यूएस टैरिफ ऑलरेडी 50% पे चल रहा था, इट विल बिकम 25 इफ दे गो अहेड विद दिस, बट यूएस as a market is a very small market for Indian exports comparatively to Iran. Iran is the largest importer and US is just 250,000 tons of basmati annually. So as a whole, you think Iran is a bigger problem? Yes. अक्षय, बहुत बार पहले भी जब ईरान के साथ दिक्कतें हुई हैं ईरान ऑलवेज बाउंस बैक किया है, लेकिन आपको लगता है इस बार दिक्कतें ज़्यादा हैं स्पेशली विद यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स के साथ? Yes, इस बार दिक्कत थोड़ी ज्यादा लग रही है because earlier the problem was outside. There was external pressures, but this time there we see more of internal issues. The entire local public has gone against the government, and we see a lot of uproar within the public. So we feel that it is a bigger issue in terms of economics for and the entire local business environment in Iran is also a little shaken. अक्षय, इसके मायने इंडियन मार्केट से इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अब क्या हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल है भारत के पास, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में राइस के प्राइसेस 8 साल के लोज पर हैं। अब ऐसी जब स्थिति आती है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए क्या क्यूज बनते हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या कहेंगे? अब क्या है? Geopolitically, tensions have increased. बासमती के लिए प्रेशर इंक्रीज हुआ है एंड बासमती एक्सपोर्टर्स आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑब्वियसली, बट ईरान का बिजनेस अगर हैम्पर होता है तो इट विल क्रिएट more pressure in the Middle Eastern markets, in the neighboring countries. Prices will come under pressure and exporters will look for alternate options. So overall, it will have an impact on the basmati trade in the shorter term. In the shorter term, yes. पॉइंट टेकन अक्षय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ये इनिशियल डेज हैं, यहाँ से आगे जाकर क्या होता है देखना होगा। लेकिन जैसे अक्षय हमें बता रहे हैं कि प्रॉब्लम विद इन ईरान यहाँ पर है, जहाँ पर ट्रेड से लेकर पेमेंट्स, वॉल्यूम, शिपमेंट्स सभी कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली आसान दिन नहीं है आगे जाते हुए भारत के चावल एक्सपोर्टर्स के लिए, गिवन द फैक्ट कि ईरान दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है जब यहाँ पर बासमती एक्सपोर्ट्स की बात होती है। ये तो बात हुई चावल की, लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका एक सीधा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर कच्चे तेल पे भी आता हुआ देखा है। उस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने और ICICI डायरेक्ट से साइफ मुकादम हमारे साथ हैं। किशोर, कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को? क्योंकि 3 साल की गिरावट के बाद इस साल की शुरुआत क्रूड में अच्छी हुई है, हम ऑलरेडी 5% इन द पॉजिटिव हैं इस साल के लिए। गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक प्राइस ईरान का जो स्थिति है इसको ज़्यादा डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड स्पेशली this time the disruption could be inevitable because whenever एक बड़ा डायनेस्टी या राज गिरता है, they will not go down without a fight. So probably the chance that कि if Iran is pushed to a corner, probably वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इवन अ शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने का कोशिश करेंगे या कुछ ना कुछ शिपिंग वेसल्स को अटैक करने की कोशिश करेंगे टू डाइवर्ट द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ ईरान ऑन टू द ग्लोबल सिनेरियो। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक नर्वसनेस लेके आ रहा है। एंड सेकेंड इज दैट द इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन रशियन ऑयल। तो थोड़ा बहुत रशियन ऑयल अवेलेबिलिटी इमीडिएटली थोड़ा कम हुआ है, so they're trying to find other ways to export Russian oil, other ways to ship it till ये solutions find out करेंगे। थोड़ा बहुत जो शॉर्ट टर्म है वो एक सपोर्ट मिला है,
बट मुझे ये सस्टेनेबल नहीं लगता है बिकॉज दिस इज नॉट डिमांड ड्रिवन रैली. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, बट डेफिनेटली WTI अराउंड $60 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स है, ब्रेंट के अराउंड 64 के आसपास जो रैली है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है. अराउंड 62 63 तक आपका जो WTI है, अराउंड 67 के आसपास तक आपका ब्रेंट का जो रैली है एक्सटेंड हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता है. ऑलराइट साहिब, जहाँ तक गोल्ड एंड सिल्वर की बात है, एक इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन हमने यहाँ पर भी आता हुआ देखा. व्हाट विद वेनेजुएला, ईरान के साथ में रशिया का तो मैटर यहाँ पर चल ही रहा है, और जिस तरह से यूएस का डेटा आया ऑन द वीकर साइड, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा है. 4600 हो गया, $84 एन आउंस चांदी में हो गया. यहाँ से क्या सेंस है? थैंक यू. नमस्कार सभी दर्शकों के लिए. अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर ने काफी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला दोबारा, बिकॉज अगर हम देखें तो हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है. जिस तरह हमने कहा पिछले हफ्ते वेनेजुएला पे जो अनसर्टेनिटी थी, अब ईरान में अनसर्टेनिटी चल रही है, रिवोल्ट्स अंदर हो रहे, तो जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड काफी है. और उसके चलते ही एक सपोर्टिव फैक्टर आ गया कि फेड इंडिपेंडेंस कंसर्न्स को लेके कि यूएस फेडरल रिजर्व, जिस तरह से पहले से हमें पता था या एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि पॉवेल को रिप्लेस करके एक डॉविश फेड चेयर आ सकता है, जिसके जैसे रेट कट और नीचे आने की संभावना है. तो उसी तरह एक फेड कंसर्न्स भी एक सपोर्टिव फैक्टर मिला. सेकेंड थिंग जो हमने देखा कि इकोनॉमिक डेटा जो आया है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्टिव है कि हो सकता है कि आगे चल के इस साल में 2 रेट कट हो सकते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ से 4650 टू 47 $4,700 इमीडिएट लेवल्स पे जा सकता है ऊपर में. और उसी तरह सिल्वर में भी $90 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन शॉर्ट टर्म थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर. और लॉन्ग टर्म में तो वो है ही, बट इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा अगर करेक्शन आता है तो वन कैन इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. वेल एब्सोल्युटली. इंडियन सिल्वर प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाई 2,70,000 के आसपास बनता हुआ देखा था, और उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल यहाँ पर कारोबार भी है. किशोर, 3 लाख की पॉसिबिलिटी इस साल में? आई थिंक आपने हमारा रिपोर्ट तो देखा ही है. आई थिंक 3,20,000 का जो टारगेट था हम लोग ने, जो रिसेंटली हमारे क्वार्टरली रिपोर्ट में रिवाइज किया है, लगभग अराउंड $100 के आसपास का जो लेवल्स है, विच विल ट्रांसलेट रफली टू दैट लेवल्स. बट सी मनीषा, आई थिंक हम हमेशा लेवल्स की बात करते हैं. लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ट्रेंड में कुछ बदलाव का नजरिया है नहीं है. जो अंडरलाइंग फैक्टर्स चेंज हुआ है नहीं है. एंड एक एडिशनल जो है, अभी तक जो डी-डॉलराइजेशन का जो ट्रेड चल रहा था, अभी नाउ वन मोर एंगल इज सेल अमेरिका. सेल अमेरिका इज बेसिकली वन इज दैट डॉलर पे आपका डॉलर पेमेंट सिस्टम पे आपका जो कॉन्फिडेंस का जो बारोमीटर है, विच इज गोल्ड, जो कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, तो लोग धीरे धीरे नॉन डॉलर एसेट्स पे ज्यादा डिविएट कर रहे हैं. बट सेल अमेरिका इज बेसिकली लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन द इंस्टीट्यूशंस. जो अभी जो फेडरल रिजर्व के ऊपर जो कॉन्फिडेंस ऑलराइट. जैसे आपने कहा, जी हाँ, जो यूएस फेड की ऑटोनॉमी है उसके ऊपर एक कंसर्न यहाँ पर है, और जिस तरह से डॉलर सेलिंग की बात है, जिस तरह से चाइना ने पिछले क्वार्टर में यहाँ पर डेट ट्रेजरीज में बिकवाली की है, उसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा है. बहुत शुक्रिया किशोर साहब साथ जुड़ने के लिए और वो मार्केट रीड करने के लिए. लेकिन इसके साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट. CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. वेल, काफ़ी वॉलेटाइल दिन आज शुरू हुआ है यहाँ पर बॉन्ड्स के लिए. एक तो रुपया 90.26 के आसपास है. कल सीपीआई के नंबर्स आए थे जो भी स्लाइटली ऑन द वीकर साइड थे. लेकिन एक बड़ी खबर जो बॉन्ड्स को आज यहाँ पर परेशान कर रही है वो ये कि ब्लूमबर्ग ने भारत को जीआई में शामिल करने से एज ऑफ नाउ टाल दिया है, डेफर कर दिया है वो प्लान. जीएआई यानी कि ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स, काफ़ी हद तक फीडबैक लिया था यहाँ पर ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने, और वो नवंबर तक यहाँ पर चला था. ज़्यादातर जो रिस्पांस था वो पॉजिटिव था, लेकिन कुछ रिस्पोंडेंट्स ने ऑपरेशनल और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर गैप बताया है. तो शामिल करने के पहले ब्लूमबर्ग यहाँ पर और भी इसे रिव्यू करना चाहेगा.
BISL भारतीय सरकारी बॉन्ड्स की समीक्षा करेगा आगे जाता हुआ। ये अभी ओपन एंडेड है, कॉन्वर्सेशन जारी रहेंगी सरकार के साथ साथ निवेशक कस्टोडियंस के साथ भी यहां पर इंडेक्स की बातचीत चलती रहेगी। रेगुलेटर्स, मार्केट और पार्टिसिपेंट्स के साथ यहां पर बातचीत होगी और अगले कदम का जो अपडेट है वो मिड 2026 में यहां पर आता हुआ नजर आएगा और फिर रिव्यू किया जाएगा कि वेदर और नॉट भारत को यहां पर ब्लूमबर्ग इंडेक्स में डेट मार्केट को इन्वॉल्व करना है या नहीं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने आपसे ये भी कहा था कि सेबी चीफ ने एक मीटिंग में ये कहा कि वो बॉन्ड डेरिवेटिव्स एज अ मार्केट पर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के द्वारा ये जानकारी मिली है कि सिंगापुर एक्सचेंज एक नया बॉन्ड फ्यूचर्स लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। फ्यूचर्स प्रमुख एशियाई सरकारी बॉन्ड से जुड़े होंगे और भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड इसमें शामिल रह सकते हैं। निवेशक इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं और क्षेत्रीय बॉन्ड्स में रुझान यहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। भारतीय सरकारी बॉन्ड्स ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हो भी रहे हैं। ब्लूमबर्ग ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा सेटबैक है यहां पर, लेकिन शामिल होने वाले बॉन्ड ज्यादातर FAR के तहत होंगे। FAR यानी कि फुली एक्सेसिबल रूट, और JP मॉर्गन के थ्रू जब हमने यहां पर बॉन्ड्स को यहां पर इंक्लूड होता हुआ देखा था एशियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स में, उस टाइम पे $20 मिलियन यहां पर इकट्ठा जुटाए गए थे। और आशा यही है कि आगे जाते हुए अगर इस तरह का कुछ होता है तो काफी सपोर्टिव और पॉजिटिव रह सकता है वो इंडियन बॉन्ड्स के लिहाज से। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.